मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है, वेब सीरीज में हम बात करेंगे इजराइल के द्वारा ईरान पर किए जाने वाले हमले की डेट को लेकर के। ये हमला कब तक हो सकता है और जिस प्रकार से इजराइल अपने दुश्मनों का खात्मा तेजी से करता जा रहा है, उसके बाद इस बात की आशंका अब बढ़ती जा रही है कि इजराइल अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। इधर ईरान की ओर से रूस की एंट्री भी अब इस युद्ध में हो गई है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस बारे में एक बड़ा बयान जारी करके एक बड़े संघर्ष की एक तरह से चेतावनी भी दे दी है। तो आज हम इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा और आपको बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अपनी सीरीज के इस एपिसोड को आरंभ करने से पहले उन दर्शकों की शंका का समाधान करते चलें जिनका ये कहना है कि अब ये समाचार चैनल में हमारा चैनल परिवर्तित हो गया है। तो ऐसे दर्शकों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि बिना वर्तमान के भविष्य का कोई आधार नहीं होता है। जब तक आप वर्तमान की जानकारी नहीं रखेंगे, आने वाले समय का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमने ये वेब सीरीज़ आरंभ की थी और इसी में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि जो भविष्यवाणियाँ पहले की गई हैं वो वर्तमान समय से कैसे मिलती जुलती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि अखंड मंथन एक ऐसा मंच है जिस पर देश ही नहीं विदेश भर के अब तक जितने भी भविष्यवेत्ता हैं, चाहे वो प्राचीन काल के हों, चाहे मध्यकालीन हो और चाहे वर्तमान काल के, इतनी अधिक भविष्यवाणियाँ आपको हम गारंटी देते हैं किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी। आप चाहें तो इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जितनी भविष्यवाणियां अभी तक की गई हैं और जितनी आने वाले दिनों में की जाती रही हैं, उन सब का विवरण हम अखंड मंथन के मंच पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए आप इस तरह के बेसिर पैर के आरोप ना लगाएं। यदि आपको समाचार चैनल ऐसा लग रहा है कि ये समाचार चैनल में परिवर्तित हो गया है और आप समाचार नहीं देखना चाहते हैं, तो अखंड मंथन के मंच पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, आप जाकर के उसका भी आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम बिना किसी आधार के भविष्य की गणना करें, तो ये अब हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि 8 वर्षों की इस यात्रा में अखंड मंथन अब भविष्यवाणी के अगले चरण में प्रवेश कर चुका है और इसका जो संबंध है वो वर्तमान समय से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि हमने आगे क्या होने वाला है, जो ये वेब सीरीज आरंभ की है, इसका पूरा तात्पर्य ही यही है कि हम इसमें वर्तमान समय में क्या चल रहा है इसकी जानकारी देने के साथ साथ आपको भविष्य में होने वाली घटना की ओर संकेत करेंगे। अब कुछ दर्शकों का कहना है कि हम समाचार को देख करके अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, बिना किसी जानकारी के कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अगर आप या हम वर्तमान के समय से बिल्कुल बेखबर रहेंगे और पुराने समय की भविष्यवाणियों के कल्पना लोक में खोए रहेंगे, तो ये तो वही वाली बात होगी कि आपके सामने संकट खड़ा है और आपने आंखें बंद कर ली हैं। ऐसे 2 ही 4 दर्शक हैं। अधिकतर दर्शक हमारे मंच से प्रदान की जाने वाली जो जानकारियां हैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, सहमत भी हैं, और यही कारण है कि आपके द्वारा जो लाइक और डिसलाइक का प्रत्येक वीडियो पर जो अनुपात होता है वो 97 से लेकर के 99% तक रहता है। यानी कि हमारे जो दर्शक हैं वो 97 से 99% तक पूरी तरह से इस चैनल के कंटेंट से एक तरह से उससे संतुष्ट रहते हैं, और यही कारण है कि आपके इसी संकेत से फिर हमें आगे के कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आज ये बातें आपको इसलिए आरंभ में बतानी पड़ रही हैं क्योंकि बहुत सारे दर्शक अंत तक चैनल का जो वीडियो है कई बार स्किप कर जाते हैं, नहीं देखते हैं, और ऐसे में उन दर्शकों के प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पा रहे हैं जो कि वो कमेंट सेक्शन में करते रहते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस सीरीज का। हमास चीफ याह्या सिनवार के खात्मे के बाद ईरान की बारी अब आ चुकी है। जी हां, ईरान पर बस हमला होने वाला है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को ईरान पर अटैक करने की अनुमति दे दी है। माना जाता है कि इसके बाद किसी भी समय आईडीएफ ईरान पर बमों की वर्षा कर सकता है। टारगेट्स चुन लिए गए हैं, मिसाइलें तान दी गई हैं, फाइटर जेट्स भी तैयार हैं।
एबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हमला कितना भीषण होगा और इसमें किन किन टारगेट्स को निशाना बनाया जाएगा, इस बारे में तो अभी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। लेकिन एक बात तो तय है कि यह हमला सिर्फ ईरान में ही होगा। इजराइल का इरादा ईरान के सभी सैन्य ठिकाने को तबाह करने का भी है, उसका मिसाइल बेस, एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने का भी है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइलों से हमला किया था। तब से इजराइल लगातार चेतावनी दे रहा है कि वह इस हमले का जवाब एक दिन जरूर देगा। एक दिन पहले खबर आई थी कि इजराइल के खुफिया विभाग ने ईरान के उन ठिकानों की लिस्ट सौंप दी है जहां पर हमला किया जा सकता है। इसके बाद माना जा रहा था कि नेतन्याहू शीघ्र ही हमले की स्वीकृति दे देंगे। उधर लेबनान पर इजरायली हमले जारी हैं। इजरायली आर्मी ने दावा किया है कि उसके सैनिकों और फाइटर जेट्स ने 24 घंटे में लेबनान में 45 से अधिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराया और 150 से अधिक ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम, लॉन्चर और सैन्य बेस उड़ा दिए गए हैं। इधर इजराइल द्वारा ईरान पर होने वाले बहुत बड़े हमले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने अब अपने अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी थाड को इजराइल भेजने का फैसला किया है। यह निर्णय 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए भीषण हमले के बाद ही ले लिया गया था। इस हमले में ईरान ने 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि थाड की तैनाती का उद्देश्य इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस ऑपरेशन में लगभग 100 अमेरिकी सैनिक भी तैनात किए जाएंगे। इससे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति में वृद्धि होगी। इस खतरनाक मिसाइल सिस्टम की कीमत कितनी है और ये क्यों इतना विशेष है, आइए आपको बताते हैं। थाड का मतलब है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। एक तरह का यह एंटी मिसाइल सिस्टम है। इसे अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये छोटी, मध्यम और कुछ हद तक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। अमेरिकी कांग्रेस रिसर्च सर्विस के अनुसार एक थाड बैटरी में 95 सैनिक, 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर यानी प्रत्येक लॉन्चर पर 8, एडवांस राडार सर्विलांस और एक टैक्टिकल फायर एलिमेंट सम्मिलित होता है। हर एक थाड बैटरी की लगभग जो कीमत होती है वह $1 अरब की होती है। इस सिस्टम को प्रभावी ढंग से ऑपरेट करने के लिए एक कुशल दल की आवश्यकता होती है। समाचार ये है कि 2 C-17 सैन्य परिवहन विमानों ने थाड उपकरणों को अलबामा से इजराइल पहुंचा दिया है। इस तैनाती के रणनीतिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि ये चल रहे जो संघर्ष है वर्तमान में, उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप किस तरह से बढ़ रहा है इसका भी संकेत दे रहा है। थाड हिट टू किल तकनीकी का प्रयोग करता है, यानी ये दुश्मन की मिसाइलों को सीधे टक्कर मारकर उन्हें नष्ट कर देता है। ये पुराने पैट्रियट एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तुलना में कहीं अधिक बड़े क्षेत्र को कवर करने में सक्षम है। इसे शीघ्र में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ये धरती के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर मिसाइल से होने वाले खतरे से निपटने में सक्षम है। यही कारण है कि दुनिया भर के देशों को इस सिस्टम की दरकार है, यानी उन्हें आवश्यकता है। दरअसल ईरान के हालिया मिसाइल हमलों के बाद इजराइल बदला लेने की तैयारी कर रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री योवाव गैलेंट ने चेतावनी दी है कि इजराइल की प्रतिक्रिया घातक, सटीक और सबसे बढ़कर आश्चर्यजनक होगी। ईरानी सरकार ने दावा किया है कि मिसाइल हमले हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या का बदला लेने के लिए किए गए थे। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम और तेल संयंत्रों पर हमला नहीं करने वाले हैं। यद्यपि उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल किसी भी समय ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान पर हमला करने की तैयारी में है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत में दोनों नेताओं ने ईरान पर जवाबी हमलों के विकल्प पर भी गंभीरता से चर्चा की है। इसके पूर्व बाइडेन खुलकर कह चुके हैं कि वह ईरान के परमाणु और तेल संयंत्रों पर हमले का समर्थन नहीं करेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल एक साथ ईरान पर हमले का प्लान बनाने में जुटे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल इस तरह से हमले का प्लान बनाने पर सहमत है जिसका अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर कोई विपरीत असर ना पड़े। माना जा रहा है कि अगर ईरान के तेल संयंत्रों पर हमला किया गया तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि होना तय है
और अगर ऐसा हुआ तो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को जनता की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उधर लेबनान और गाजा पट्टी में इजराइल ने मंगलवार को भी हमले जारी रखे। हमले वाले क्षेत्रों में गाजा के उत्तर में जबालिया भी सम्मिलित है, जहां इजरायली सेना ने 11 दिन पहले आक्रमण आरंभ किया था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में इस क्षेत्र में कम से कम 55 लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल के तटीय शहर अशदोद के उत्तर में मंगलवार को एक आतंकवादी हमले में एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। ईरान ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर अमेरिका के साथ अपनी अप्रत्यक्ष वार्ता समाप्त होने की भी घोषणा कर दी है। ओमान के माध्यम से हो रही इस वार्ता का उद्देश्य अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना और इजराइल को हमास और हिजबुल्लाह को हराने से रोकने का था। अमेरिका ने वार्ता में यह कहते हुए शामिल होने से इनकार कर दिया कि जब तक बातचीत में ईरान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में उसके योगदान को एजेंडे में शामिल नहीं किया जाएगा, चर्चा जारी रखने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। उधर हिजबुल्लाह की हालिया धमकी और इजराइल के विरुद्ध उनके हमलों की बढ़ती गतिविधियों से क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने इजराइल पर कहीं भी हमला करने की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। उसका कहना है कि समाधान युद्ध विराम है, हम कमजोरी की स्थिति की बात नहीं कर रहे। अगर इजरायली ये नहीं चाहते तो हम युद्ध जारी रखेंगे। लेबनानी प्रतिरोध संगठन हिजबुल्लाह का कहना है कि हमारे हमलों से इजराइल को नुकसान होगा और हम इजराइल में कहीं भी हमला करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि दुश्मन ने लेबनान में भी ऐसा ही किया है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह और अन्य कमांडरों के मरने के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध तेज हो गया है। हिजबुल्लाह के कार्यकारी प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उन्होंने इसके चलते दक्षिणी लेबनान में युद्ध विराम का भी आह्वान किया है। उनका कहना है कि जंग का समाधान युद्ध विराम है, हम कमजोरी की स्थिति की बात तो नहीं कर रहे। इसके बाद निवासी उत्तर में लौट आएंगे और अन्य उपाय किए जाएंगे। इजराइल कहीं भी हमला करे, क्योंकि उसके दुश्मन ने लेबनान में भी ऐसा ही किया है। हमलों के साथ अधिक इजरायली विस्थापित हो गए हैं और सैकड़ों हजारों विस्थापित कर दिए गए हैं। यहां तक कि 2 मिलियन से अधिक लोग बेघर हो गए हैं और वो हर समय खतरे में हैं। हम इजरायली सेना और उसके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठिकानों और बैरकों पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मीडिया रिपोर्टों में कहा कि इजराइल बेरूत सहित लेबनान में हर स्थान पर हिजबुल्लाह पर बेरहमी से हमला करना जारी रखेगा। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह और अन्य कमांडरों के मरने के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध तेज हो गया है। हिजबुल्लाह के कार्यकारी प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उन्होंने इसके चलते दक्षिणी लेबनान में युद्ध विराम का भी आह्वान किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे भीषण तनाव के बीच अब रूस ने एक बयान देकर के इस युद्ध में सीधी एंट्री कर ली है। यद्यपि अब ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या पुतिन इस जंग में सीधे एंट्री के मूड में हैं? इजराइल के विरुद्ध और ईरान के साथ खुलकर रूस आ गया है। सरकारी समाचार एजेंसी टास के अनुसार रूस के डिप्टी विदेश मंत्री रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हवाले से कहा है कि रूस इजराइल को चेतावनी दे रहा है कि वह ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने के बारे में कतई ना सोचे। माना जा रहा है कि इजराइल किसी भी समय ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है, मगर रूस ने इस हमले से पहले कड़ी चेतावनी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीते 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमला करने के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकता है, जैसा कि वह पिछले काफ़ी समय से धमकी भी दे रहा है। इसी बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि इजरायली हमले से क्षेत्र में तनाव बढ़ने के आसार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान के असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने की कोई धमकी दी गई तो इसे उकसावे के तौर पर वो देखेगा। रूसी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हमने बार बार चेतावनी दी है और ये चेतावनी देना हम जारी रखेंगे, ताकि इजराइल को काल्पनिक रूप से भी ईरानी परमाणु सुविधाओं और परमाणु बुनियादी ढांचे पर हमले की संभावना पर विचार ना करना पड़े। ये एक भयावह घटनाक्रम होगा और परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करना क्षेत्र में सभी मौजूदा सिद्धांतों का पूरा उल्लंघन होगा। यद्यपि ये स्पष्ट नहीं है कि मॉस्को ने इजराइल को ये संदेश किस रूप में दिया था।
दरअसल बीते 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर एक साथ करीब 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले के बाद ईरान ने कहा था कि यह हमास नेता इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह और IRGC के जनरल अब्बास नील फोरुशान की हत्या का बदला है। इन सभी की जान इजरायली हमलों में गई है। हालांकि ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो इस बार वह इसका पूरी ताकत से जवाब देगा। उधर इजरायली सेना की ओर से एक ड्रोन फुटेज जारी किया गया है जिसमें घायल हमास चीफ सिनवार को मारे जाने के कुछ क्षण पहले के फुटेज दिखाए गए हैं। फुटेज में सिनवार को IDF ड्रोन पर डंडा फेंकते हुए दिखाया गया है। वीडियो देखकर लग रहा है कि ड्रोन के वहां पहुंचने से पहले इजरायली सेना के हमले में सिनवार बुरी तरह से घायल हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ड्रोन के देखने के बाद वहां से उठ भी नहीं पा रहा है और ना ही वो भागने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में जहां सिनवार बैठा दिख रहा है वहां मलबा बिखरा पड़ा है और चारों ओर धूल का गुबार था। धूल के गुबार और मलबों के बीच सिनवार एक सोफे पर बैठा दिख रहा है। इधर इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि जल्द ही IDF की ओर से एक और ड्रोन फुटेज जारी किया जाएगा जिसमें 7 अक्टूबर 2023 के हमले से कुछ समय पहले सिनवार को अंडरग्राउंड होते हुए दिखाया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल को मिली जानकारी के अनुसार IDF प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हगारी आज रात हमास नेता याह्या सिनवार का 7 अक्टूबर के हमलों के ठीक पहले का फुटेज जारी करेंगे। फुटेज में सिनवार को सुरंग के अंदर बाहर जाते हुए अपने परिवार के सदस्यों और सामान को अंडरग्राउंड करते हुए दिखाया गया है। एक क्लिप में सिनवार को प्लाज्मा टीवी को नीचे लाते हुए दिखाया गया है। उधर सिनवार के अंतिम क्षणों के बारे में नए विवरण भी सामने आए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल को मिली जानकारी के अनुसार कल सुबह 10 बजे बिस्ला मार्च ब्रिगेड की 450वीं बटालियन के एक सैनिक ने राफा के तेल सुल्तान क्षेत्र में एक इमारत में एक संदिग्ध व्यक्ति को अंदर बाहर जाते हुए देखा था। उसने बटालियन कमांडर को सूचित किया जिसने सेना को इमारत पर गोलीबारी करने का आदेश दिया। करीब दोपहर में 3 बजे एक ड्रोन ने 3 आतंकियों को इमारत से बाहर निकलते देखा जो एक घर से दूसरे घर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से 2 आगे निकल गए लेकिन इसके बाद तीसरे के लिए रास्ता साफ हो गया। IDF ने फिर से गोलीबारी की जिसमें आतंकवादी घायल हो गए। 2 आतंकवादी एक इमारत में घुस गए और तीसरा जो सिनवार था वो अकेले एक अलग इमारत में घुस गया। IDF के टैंक और अन्य बलों ने दोनों इमारतों पर गोलीबारी की। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया को पता चला है कि इसके बाद सिनवार दूसरी मंजिल पर चला गया। एक टैंक ने इमारत पर एक और गोला दागा और एक पैदल सेना की टुकड़ी तलाशी के लिए आगे बढ़ी। सिनवार ने 2 ग्रेनेड फेंके जिसमें से एक फट गया जिससे इजरायली सैनिक पीछे हट गए और एक ड्रोन कमरे की तलाशी लेने के लिए उड़ा। उसे एक व्यक्ति मिला जिसका हाथ घायल था और उसका चेहरा ढका हुआ था। ये सिनवार था जिसने ड्रोन को देखकर एक छड़ी से उस पर अटैक करने का प्रयास किया। ड्रोन फुटेज देखने के बाद सिनवार पर इजरायली सेना ने एक और टैंक गोला दागा। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल से लेबनान में सैन्य अभियान रोकने की अपील की है। ब्रुसेल्स में एक शिखर सम्मेलन में अन्य यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मैक्रों ने कहा कि फ्रांस इजराइल की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए उसके साथ खड़ा है लेकिन इससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मतभेदों को रोका नहीं जा सकता। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का विशेष एपिसोड जिसमें आपने देखा कि इजराइल किस तरह से अपने दुश्मनों को चुन चुन करके मारता है। जैसा कि पिछले वर्ष अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तभी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि वह अपने दुश्मन यानी हमास को जड़ से मिटा देंगे और सिनवार की हत्या के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तरह से अपना प्रण पूरा कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी हैरानी की बात यह है कि वो अभी भी अपने बंधक नागरिकों को छुड़ा नहीं पाया है। ये भी उसको ज्ञात नहीं है कि उसके बंधक बनाए गए नागरिक हमास द्वारा कहां पर बंधक बना करके रखे गए हैं, क्योंकि जब तक इजराइल द्वारा अपने बंधक बनाए गए नागरिकों को सुरक्षित रिहा नहीं कराया जाता तब तक उसकी सौगंध भी अधूरी रह जाएगी। तो देखना होगा कि अब ईरान की जो एंट्री इजराइल के साथ हुई है और रूस जो है उसमें बीच में जो कूद गया है इस युद्ध में, ये इस युद्ध को और भी संघर्ष वाला बनाने का एक संकेत दे रहे हैं। तो दर्शकों, आज आगे क्या होने वाला है एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से ईरान पर इजराइल कभी भी हमला कर सकता है और ये हमला 5 नवंबर
तक या उससे पहले हो सकता है, क्योंकि इसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव आरंभ हो जाएंगे और इजराइल कहीं से भी ये नहीं चाहेगा कि उसके राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो और वहाँ के लोगों का ध्यान जो है वो चुनाव से हटकर अन्य मुद्दों पर जाए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के कंटेंट से सहमत हैं और आप चाहते हैं कि आप ऐसे कंटेंट आगे भी देखें तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप कंटेंट से सहमत नहीं हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आप चैनल पर भविष्य से जुड़ी और कौन से समाचार देखना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।